हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्राइम एजुकेटर। बच्चों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने स्टडी किया था निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन के बारे में। मैं एक बार क्विक रिवीजन करवा देती हूँ, क्योंकि जो आज का टॉपिक है वह है मनुष्य का प्रजनन तंत्र। और इस टॉपिक को समझने से पहले आपको निषेचन की प्रक्रिया की समझ होनी चाहिए। बच्चों, परागण की क्रिया जैसे ही सफल होती है, उसके बाद क्या होता है कि किसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर परागकण आकर पहुंच जाते हैं। इसी प्रोसेस को परागण कहते हैं। और इस प्रक्रिया के बाद निषेचन की प्रक्रिया स्टार्ट होती है। तो निषेचन की प्रक्रिया में होता क्या है, जब परागकण किसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो वर्तिकाग्र की सतह से वह पोषक तत्व अवशोषित कर वृद्धि करते हैं। वर्तिकाग्र से एक प्रकार की रसायन निकलती है, जिसके कारण परागकण जर्मिनेट करते हैं। और जब परागकण जर्मिनेट करते हैं, तब परागकण से एक छोटी सी नली निकलती है, जिसे पराग नली या पॉलन ट्यूब कहते हैं। इस पॉलन ट्यूब के अगले सिरे पर एक प्रकार की एंजाइम पाई जाती है। और यह एंजाइम क्या करती है बच्चों, यह वर्तिकाग्र के सतह को गला देती है, ताकि वर्तिकाग्र की सतह को पार करके यह पॉलन ट्यूब वर्तिका में यानी स्टाइल में प्रवेश कर सके। और यह पॉलन ट्यूब स्टाइल से होते हुए बीजांड में प्रवेश कर जाती है। बीजांड में जैसे ही पॉलन ट्यूब प्रवेश करते हैं, तो इनमें से एक मेल गैमीट बीजांड के भ्रूण कोश में उपस्थित अंड कोशिका यानी एग सेल के साथ फ्यूज करती है। इसे ही निषेचन की प्रोसेस कहते हैं। निषेचन की प्रोसेस में क्या हो रहा है बच्चों, भ्रूण कोशिकी अंड कोशिका के साथ पॉलन ट्यूब में उपस्थित मेल गैमीट फ्यूज कर जाते हैं। और यही मेल गैमीट और फीमेल गैमीट के फ्यूजन के प्रोसेस को ही निषेचन कहते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अंड कोशिका के साथ एक मेल गैमीट फ्यूज करता है और दूसरा मेल गैमीट क्या करता है, पॉलन ट्यूब में दो मेल गैमीट होते हैं, तो उसमें से दूसरा मेल गैमीट एम्ब्रायो सैक में उपस्थित दो पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज करता है। ठीक है, और यह जो दो पोलर न्यूक्लियाई है यह 2n स्ट्रक्चर है। तो दूसरा मेल न्यूक्लियाई किसके साथ फ्यूज कर रहा है, पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज कर रहा है। और पोलर न्यूक्लियाई बच्चों 2n स्ट्रक्चर है और मेल गैमीट हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है, यानी उसमें सिंगल एंड प्रेजेंट होती है। तो n प्लस 2n, तो यहाँ पर मेल गैमीट की जो फ्यूजन हो रही है वो 2n स्ट्रक्चर से हो रही है, यानी यहाँ पर तीन केंद्रक आपस में फ्यूज कर रहे हैं। तो इस प्रोसेस को ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं और इसे 3n से डिनोट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर तीन न्यूक्लियस फ्यूज हो रहे हैं। समझ में आई बात बच्चों? यह तो क्विक रिवीजन था। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज आप मेरी पिछली वीडियो जरूर देखें, क्योंकि वहां मैंने बहुत डिटेल में समझाया है। बच्चों, प्राइम एजुकेटर में आपको मिल रही है क्वालिटी एजुकेशन, वह भी फ्री में। तो ज्यादा से ज्यादा बच्चे इससे लाभान्वित हों, इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसका लाभ उठा पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जिसमें हम जानने वाले हैं मनुष्य के प्रजनन तंत्र के बारे में। इसमें पहले वीडियो में हम लोग जानेंगे प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के बारे में, कि प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर क्या होती है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर क्या होती है, और किस उम्र से सेक्सुअल एक्टिविटीज स्टार्ट होती है। यानी हम लोग जानेंगे प्यूबर्टी, प्यूबर्टल एज के बारे में। प्यूबर्टी के बाद किस प्रकार से किशोरावस्था यानी एडोलेसेंस की शुरुआत होती है, उन सब की स्टडी करेंगे। ठीक है, किशोरावस्था 12 वर्ष की उम्र से प्रारंभ हो जाती है। किशोरावस्था के बच्चों में विभिन्न प्रकार के शारीरिक, मानसिक, सामवेगिक यानी इमोशनल चेंजेस आते हैं, उन सब की स्टडी करेंगे। पहली वीडियो में किशोरावस्था के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम लोग नर जननांग एवं मादा जननांग की स्टडी डिफरेंट वीडियोस में करेंगे। किशोरावस्था में बच्चों विभिन्न प्रकार के शारीरिक, मानसिक एवं सामवेगिक यानी इमोशनल परिवर्तन आते हैं।
और यह सारे परिवर्तन जनन ग्रंथियों से स्रावित होने वाले हार्मोन्स के कारण होते हैं। बच्चों, मनुष्य के प्रजनन तंत्र के बारे में जानने से पहले थोड़ा सा यह भी जान लें कि मनुष्य में नर एवं मादा की पहचान करने के लिए मनुष्यों में कुछ सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं, जिनमें है प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर एवं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स वो कैरेक्टर्स होते हैं जो मनुष्यों में जन्मजात होते हैं, यानी जन्म से ही पाए जाते हैं। जैसे मान लो किसी छोटे से बेबी का जन्म होता है, तब हम कैसे पहचानते हैं कि वह जो बेबी इस दुनिया में आया है वह लड़का है या लड़की है, क्योंकि उसके अंदर प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स पहले से मौजूद होते हैं। उन्हीं प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के आधार पर हम यह जानते हैं कि यह जो नन्हा सा बेबी पैदा हुआ है वह लड़का है या लड़की है। अगर उस बेबी में टेस्टिस पाया जाता है तो वह लड़का कहलाता है, और अगर किसी बेबी में ओवरी यानी अंडाशय पाया जाता है तो उस बेबी को लड़की कहते हैं। तो बच्चों, प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर के आधार पर ही यह डिसाइड किया जाता है कि नया मेहमान जो इस दुनिया में आया है वह लड़का है या लड़की है। डॉक्टर प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर के आधार पर ही आपको बताते हैं कि आपके घर जो बेबी आया है वह लड़का है या लड़की है। ठीक है, उसके बाद आते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर पर। तो यह सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है क्या? यह जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है यह बाय बर्थ किसी इंसान में नहीं होता। जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स है यह कुछ एज बीत जाने के बाद या कुछ उम्र बीत जाने के बाद मनुष्यों में दिखाई पड़ते हैं। तो बच्चों, लगभग 12 वर्ष की उम्र में मानव जनन अंग परिपक्व एवं क्रियाशील होने लगते हैं, और इस उम्र में बालक बालिकाओं के शरीर में कुछ परिवर्तन आने लगते हैं, क्योंकि बालक बालिकाओं के शरीर में कुछ हार्मोनल चेंजेस आने लगते हैं। यह हार्मोन्स के प्रभाव के कारण बच्चों में परिवर्तन आते हैं। 12 वर्ष के बाद की अवस्था किशोरावस्था कहलाती है, यानी यह एडोलेसेंस एज कहलाती है। बच्चों, जिस उम्र से आप गुजर रहे हो, यानी जो 10th के बच्चे होते हैं वह इसी एज ग्रुप में आते हैं, यानी आपकी भी किशोरावस्था चल रही है। तो चूंकि यह आपके एज ग्रुप की बात है तो यह आपके लिए और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आप ध्यान से मेरी बातों को सुने और इस पूरे टॉपिक को अच्छी तरह से समझें, क्योंकि यह आपके एज ग्रुप से रिलेटेड है, प्लस यह आपके सिलेबस में शामिल है। तो इन बातों को आप अच्छी तरह से समझें, और यह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इससे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो आप इसे बहुत ध्यान पूर्वक सुने ताकि सारी बातें आपको समझ में आ जाए। बच्चों, आप जिस उम्र से गुजर रहे हैं वह किशोरावस्था है, और किशोरावस्था के बारे में स्टेनले हॉल, जो कि एक सुप्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक एवं शिक्षा शास्त्री हैं, उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है। स्टेनले हॉल ने किशोरावस्था के बारे में कहा है कि यह बड़े ही संघर्ष, तनाव एवं तूफान का काल है। यानी किशोरावस्था जो है उसमें बच्चों को बहुत तनाव रहती है इस बात की, क्योंकि उन्हें लगता है कि वह बड़े हो गए हैं, लेकिन बड़े जो हैं उनके घर परिवार और समाज के जो बड़े लोग होते हैं वह समझते हैं कि यह बच्चे ही हैं। ये इस उम्र में बड़ी कसमकसी रहती है, प्लस करियर बनाने की भी चिंता होती है, समाज में अपनी इमेज बनाने की चिंता रहती है बच्चों को, क्योंकि उन्हें अंदर से फीलिंग्स आती है कि वह बड़े हो गए। इसलिए किशोरावस्था को संघर्ष और तूफान का काल कहा गया है, क्योंकि इस उम्र के बच्चों में बहुत तनाव होती है, बच्चे बहुत संघर्ष कर रहे होते हैं, उनकी शारीरिक और मानसिक स्थिति में बहुत चेंजेस आ रहे होते हैं, शरीर में बहुत कुछ ऐसा चेंज आता है जो उनके शरीर में पहले से नहीं था। तो इस तरह से शारीरिक और मानसिक स्थिति बच्चों की कुछ इस तरह की हो जाती है कि बच्चे थोड़े तनाव में रहते हैं। और किशोरावस्था की उम्र के बच्चों में बहुत ज्यादा ऊर्जा संचित रहती है, क्योंकि बहुत सारे शारीरिक परिवर्तन हो रहे होते हैं अंदर। इन्हीं शारीरिक परिवर्तन के कारण उनमें बहुत सारे मानसिक और सांवेगिक चेंजेस आते हैं, यानी बच्चों के अंदर बहुत सारे इमोशंस भी उभर कर आते हैं। इस उम्र के बच्चे ऊर्जा से भरपूर होते हैं, और इसलिए मैं अक्सर बच्चों को कहती हूँ कि अपनी ऊर्जाओं को
किसी अच्छे कार्य में लगाओ, अपने करियर को बनाने में लगाओ, अपने भविष्य के निर्माण में इस ऊर्जा को लगाओ, ताकि बच्चे जब बड़े हों तो आसमान की बुलंदियों को छुएं। इसलिए किशोरावस्था के बच्चों को विशेष गाइडलाइन की जरूरत होती है। किशोरावस्था के बच्चों में किस प्रकार के चेंजेस आते हैं, यह भी आप जानना चाहोगे। किशोर बालक में मूंछ, दाढ़ी का उगना प्रारंभ हो जाता है। स्वर यंत्र या लैरिंक्स, स्वर यंत्र को लैरिंक्स भी कहते हैं, तो स्वर यंत्र या लैरिंक्स के परिपक्व होने के कारण आवाज में भारीपन आने लगता है। तभी तो किशोरावस्था में लड़कों की आवाज भारी हो जाती है, क्योंकि उनके अंदर जो लैरिंक्स होती है, जो यहाँ पर लैरिंक्स होती है, वह परिपक्व हो जाती है, यानी स्वर यंत्र जो है वह परिपक्व हो जाती है, जिसके कारण आवाज में भारीपन आने लगती है। किशोर बालकों की जो वॉइस की पिच होती है वह लो हो जाती है और आवाज भारी हो जाती है। इसके विपरीत लड़कियों में क्या होता है, लड़कियों की आवाज पतली और मीठी हो जाती है। लड़कियों की जो वॉइस होती है उसकी पिच हाई होती है, जिसके कारण लड़कियों की आवाज मीठी होती है। वृषण यानी टेस्टिस में नर युग्मक यानी शुक्राणु बनने लगते हैं। वृषण यानी टेस्टिस जो कि पुरुष का प्रमुख नर जनन अंग है, उसमें शुक्राणु बनने लगते हैं और यह किशोरावस्था में ही प्रारंभ हो जाते हैं। बच्चों, आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं कि यह डायग्राम 9 वर्ष के नर से लेकर 19 वर्ष के नर को दिखाया गया है, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि 9 वर्ष की अवस्था से जैसे जैसे आयु बढ़ रही है, यानी जब बच्चा किशोरावस्था की ओर अग्रसर हो रहा है, तो दाढ़ी मूंछ का उगना प्रारंभ हो गया है। आप थर्ड डायग्राम में देख पा रहे हैं कि दाढ़ी मूंछ का उगना प्रारंभ हो गया है। इसका मतलब है कि यह किशोरावस्था को दर्शा रहा है। इसका मतलब है कि यह जो बालक है वह किशोरावस्था का है। उसके बाद 19 वर्ष की आयु की अवस्था वाले नर को दिखाया गया, जिसमें कि दाढ़ी मूंछ पूरी तरह से विकसित हो चुका है। तो बच्चों, इसमें कोई बहुत ज्यादा समझाने वाली कोई बात है नहीं। यह आमतौर पर आप महसूस कर सकते हैं कि इस तरह के शारीरिक परिवर्तन किशोरावस्था के बच्चों में देखने को मिलती है। किशोरावस्था के जो बालक होते हैं उनके कंधे भी चौड़े होने लगते हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर जो किशोरावस्था की बालिकाएं होती हैं उनमें पेल्विक रीजन यानी उनकी कमर चौड़ी होने लगती है। किशोरावस्था की बात करें अगर, तो इस अवस्था में किशोर बालिकाओं के स्तनों में उभार आने लगता है। स्तन के केंद्र में स्थित स्तनाग्र यानी निप्पल के चारों ओर की त्वचा का रंग गाढ़ा होने लगता है। बच्चों, मनुष्य स्तनधारी वर्ग का प्राणी है, इसलिए नर एवं मादा दोनों में स्तन पाए जाते हैं, लेकिन मादाओं में स्तन फंक्शनल यानी कि क्रियाशील होते हैं और इसी किशोरावस्था से परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। किशोर बालिकाओं के शरीर में इनके अलावा एक और बहुत बड़ा चेंज आता है, यानी किशोर बालिकाओं में मासिक चक्र प्रारंभ हो जाता है। इसे मेंस्ट्रुअल साइकिल भी कहते हैं। तो बच्चों, मासिक चक्र यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है, इसके बारे में डिटेल से बाद में जानेंगे। फिलहाल आप इतना जान लें कि मासिक चक्र में होता क्या है। किशोर बालिकाओं के योनि से रक्त का स्राव होता है और इस रक्त में सिर्फ रक्त नहीं होते बल्कि अंडाणु भी होते हैं। वह अंडाणु जो निषेचित नहीं हुआ है यानी वह बेकार गया है, तो इस अंडाणु को बाहर निकालना जरूरी हो जाता है। तो रक्त के साथ साथ अंडाणु भी होते हैं और म्यूकस तथा गर्भाशय की दीवार की टूटी हुई कोशिकाएं भी शामिल होती हैं, क्योंकि गर्भाशय की दीवार की टूटी हुई कोशिकाएं भी बेकार मटेरियल है, उसे भी शरीर से बाहर निकालना जरूरी होता है। अगर अंडाणु का निषेचन हुआ होता तो गर्भाशय में भ्रूण का विकास होता, पर निषेचन की क्रिया हुई नहीं, तो गर्भाशय की दीवार की जो इनर लेयर होती है वह भी टूट जाती है और रक्त के साथ साथ बाहर निकल आती है। तो मासिक स्राव में क्या होता है बच्चों, रक्त के साथ साथ अंडाणु, म्यूकस तथा गर्भाशय की दीवार की टूटी हुई कोशिकाएं भी बाहर निकल आती हैं और इसी क्रिया को मासिक चक्र कहते हैं। और यह रक्तस्राव 3 से 5 दिनों में समाप्त हो जाता है। फिर किशोर बालिकाओं के शरीर में अंडाणु का निर्माण शुरू हो जाता है और पुनः वो निषेचित नहीं होते हैं,
तो फिर मासिक स्राव शुरू हो जाता है। बच्चों, यह तो कुछ डिफरेंसेस की बातें हो गई जो कि किशोरावस्था के बालक एवं बालिकाओं में देखने को मिलती है, पर कुछ बातें ऐसी भी होती हैं जो दोनों में कॉमन होती हैं। यानी कुछ ऐसे परिवर्तन किशोरावस्था के बालक बालिकाओं में देखने को मिलती है जो दोनों में समान रूप से पाए जाते हैं। और उन्हीं परिवर्तनों में से कुछ परिवर्तन है जैसे कि कांख एवं दोनों जांघों के बीच तथा बाह्य जननांग के समीप बाल आने लगते हैं। यानी यह कुछ ऐसे शारीरिक परिवर्तन है जो किशोरावस्था में बालक एवं बालिकाओं दोनों में पाए जाते हैं। बालक एवं बालिकाओं दोनों में कांख एवं दोनों जंघाओं के बीच तथा बाह्य जननांग के समीप बाल आने लगते हैं। यह सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर में आता है। त्वचा कुछ तैलीय होने लगती है, यानी त्वचा थोड़ी चिपचिपी सी हो जाती है क्योंकि स्किन के अंदर से ऑयल निकलकर स्किन के ऊपर आने लगते हैं। चेहरे पर फुंसियों का निकलना प्रारंभ हो सकता है। बहुत सारे किशोरावस्था के बालक बालिकाओं में फुंसियां निकलने लगती हैं, कुछ बच्चों में नहीं भी निकलती हैं, पर ऐसा हो सकता है कि पिंपल्स चेहरे पर आने लगे। और ऐसे में किशोरावस्था की बालिकाएं बहुत परेशान होती हैं। उन्हें अपने चेहरे पर एक छोटा सा पिंपल भी बर्दाश्त नहीं होता क्योंकि हार्मोनल चेंजेस के कारण इस उम्र की बालिकाएं बेहद आकर्षक दिखती हैं, जिसके कारण उनके चेहरे पर अगर एक छोटा सा पिंपल्स भी निकल आए तो यह वो बर्दाश्त नहीं कर पाती कि उनके चेहरे पर पिंपल्स निकल आया है, और वह हर उपाय करती है जिससे कि पिंपल्स निकलना बंद हो जाए या जो निकल गया है वह खत्म हो जाए। और वह बहुत सारे कॉस्मेटिक्स को यूज कर लेती हैं जिसके कारण पिंपल्स का निकलना बंद तो नहीं होता और बढ़ ही जाता है, क्योंकि यह जो उम्र आपकी है उसमें ऐसा होगा ही। यह मान लें अगर आपके पिंपल्स निकलने शुरू हो गए हैं तो वह कुछ उम्र तक तो निकलेंगे ही, उसके बाद जाकर वह स्वतः ठीक हो जाते हैं। घबराने वाली कोई बात नहीं होती है, पर लड़कियां बहुत परेशान होती हैं। बेटे, परेशान होने की जरूरत नहीं है, यह नेचुरल है, ऐसा होता है। आपके शरीर के अंदर बहुत सारे परिवर्तन आ रहे हैं, जिसमें से एक परिवर्तन यह भी है, इसे भी आप एक्सेप्ट करें, कोई परेशानी वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। बच्चों, इस उम्र में अक्सर देखा गया है कि विपरीत लिंग वाले व्यक्तियों के बीच आकर्षण शुरू हो जाता है। यानी किशोरावस्था के जो बालक बालिकाएं होती हैं वह विपरीत लिंग के प्रति आकर्षित हो जाती हैं, और यह भी नेचुरल है, ऐसा होता है। यह सब हार्मोनल इफेक्ट की वजह से है, पर अपने आप पर कंट्रोल रखें, यह बहुत जरूरी है। किशोरावस्था के बालक में ज्यादा उत्तेजनाएं होती हैं, ज्यादा आकर्षण की भावना होती है, और वह विपरीत लिंग के प्रति बहुत आकर्षित होते हैं, और अगर अपने आप पर कंट्रोल न रहा तो किसी न किसी तरह के कांड कर बैठते हैं और इसका खामियाजा उनको भुगतना होता है। इसलिए बच्चों, आकर्षण तक तो ठीक है, पर नारी का सम्मान करें, यह बहुत जरूरी है। नहीं तो इस आकर्षण वाकर्षण के चक्कर में पड़ गए और किसी तरह का कांड कर बैठे तो जेल की हवा खानी पड़ सकती है और आपका भविष्य खराब हो सकता है। इसलिए अपने पर कंट्रोल रखें, यह बहुत जरूरी है। बच्चों, किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन की अवस्था यौवनारंभ यानी प्यूबर्टी कहलाता है। यानी यह वह अवस्था होती है जब यौवन का आरंभ हो रहा होता है, यानी बाल्यावस्था समाप्त हो जाती है और यौवन का आरंभ हो जाता है। इसी अवस्था को यौवनारंभ या प्यूबर्टी कहते हैं। यौवनारंभ के समय शरीर में होने वाले परिवर्तन अंतःस्रावी ग्रंथि यानी कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स द्वारा स्रावित हार्मोन के प्रभाव से होता है। अभी तक मैं जिस हार्मोन की बात कर रही थी वह हार्मोन जनन ग्रंथियों से स्रावित होते हैं। मादाओं में यह जनन ग्रंथियां होती हैं अंडाशय, और पुरुषों में यह जनन ग्रंथि होती है वृषण यानी टेस्टिस। तो बालिकाओं के शरीर में जितने भी परिवर्तन होते हैं वह सभी इस अंडाशय से स्रावित होने वाले हार्मोन की प्रभाव की वजह से होते हैं, और पुरुषों में जितने भी शारीरिक परिवर्तन होते हैं वह सारे परिवर्तन वृषण यानी टेस्टिस से स्रावित होने वाले हार्मोन के प्रभाव की वजह से होते हैं। वृषण यानी टेस्टिस द्वारा स्रावित हार्मोन को एंड्रोजेंस कहते हैं, और सबसे प्रमुख एंड्रोजन हार्मोन को टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? टेस्टोस्टेरोन कहते हैं।
और यह दोनों ही जनन ग्रंथियां और इनसे स्रावित होने वाले हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि ओवरी और टेस्टिस। अंडाशय और वृषण यह दो ऐसे जनन ग्रंथियां हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके बोर्ड एग्जाम्स में इससे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, बल्कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आप इसे बिल्कुल अपने दिमाग में बिठा लें, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके बोर्ड एग्जाम से लेकर आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप इसे जरूर याद रखें। तो बच्चों, यह सारी बातें हमने इसलिए जान ली ताकि मनुष्य के प्रजनन तंत्र के बारे में जानने में आसानी हो सके। जब हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी नर जनन तंत्र के बारे में जानेंगे या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी मादा जनन तंत्र के बारे में जानेंगे, तो हमारी समझ अच्छे से बन पाएगी, क्योंकि हमने जो बेसिक नॉलेज थी उसकी जानकारी प्राप्त कर ली है। तो बच्चों, आज के वीडियो में हम लोगों ने क्या कुछ जाना, एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हमने जाना कि मनुष्य एक लिंगी प्राणी होता है, यानी मनुष्य में नर जननांग तथा मादा जननांग अलग अलग होते हैं और इन्हीं जननांगों के आधार पर कोई मनुष्य पुरुष या नारी कहलाता है। ठीक है, और इन दोनों प्रकार के जननांगों में सबसे प्रमुख रचना होती है जनन ग्रंथि यानी गोनैड्स। जैसा कि मैंने अभी भी बताया कि मादा जननांग में जो ग्रंथि पाई जाती है उसे अंडाशय या ओवरी कहते हैं, और किशोर अवस्था की बालिकाओं में जितने भी शारीरिक परिवर्तन आते हैं वह सारे परिवर्तन इसी अंडाशय से स्रावित होने वाले हार्मोन की वजह से आते हैं। और वही दूसरी ओर नर जननांग में पाए जाने वाले वृषण यानी टेस्टिस, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वृषण से स्रावित होने वाले हार्मोन यानी एंड्रोजेंस, जिसमें सबसे प्रमुख है टेस्टोस्टेरोन। इस टेस्टोस्टेरोन की सेक्रेशन की वजह से ही किसी किशोर बालक में विभिन्न प्रकार के शारीरिक परिवर्तन पाए जाते हैं। इसी टेस्टोस्टेरोन की वजह से किशोर बालकों में दाढ़ी मूछ निकलते हैं। बाल्यावस्था खत्म होने के बाद यानी लगभग 12 वर्ष की आयु में मानव जननांग परिपक्व होने लगते हैं एवं यह क्रियाशील हो जाते हैं, और इस अवस्था में बालक बालिकाओं के शरीर में बहुत सारे शारीरिक परिवर्तन आते हैं, और परिवर्तन की इस अवस्था को यौवनारंभ यानी प्यूबर्टी कहते हैं। और 12 वर्ष के बाद की आयु के जो बच्चे होते हैं वह किशोरावस्था के बच्चे होते हैं। जिस एज ग्रुप में आप शामिल हो वह किशोरावस्था कहलाती है। और मैंने क्या बताया बच्चों आपको कि स्टेनले हॉल ने किशोरावस्था के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है, और वह यह कि किशोरावस्था बड़े ही संघर्ष, तनाव एवं तूफान का काल है। और यह बात बिल्कुल सही है। यह बात इस उम्र के सभी बच्चों पर लागू होती है। इसके साथ साथ बच्चों, मैंने आपको यह भी बताया कि इस उम्र के बच्चों में असीम ऊर्जा संचित होती है, और इस ऊर्जा को आप किसी पॉजिटिव काम में लगाएं। आप इस ऊर्जा को अपने भविष्य के निर्माण में लगाएं। आप सामाजिक कार्यों में अपना योगदान दें, परोपकार करें और अपनी ऊर्जा को एक सही दिशा प्रदान करें। ठीक है, किशोरावस्था में शारीरिक परिवर्तनों के बारे में भी हमने अच्छी तरह से स्टडी कर लिया है कि क्या कुछ शारीरिक परिवर्तन आते हैं। जैसे बालक एवं बालिकाओं में कुछ समान परिवर्तन होते हैं, जिनमें से है आंख एवं दोनों जंघों के बीच तथा बाह्य जननांग के समीप बाल आने लगते हैं। त्वचा ऑयली हो जाती है, चेहरे पर पिंपल्स यानी फुंसियां निकल सकती हैं। ना भी निकले, कोई जरूरी नहीं कि निकलेंगी ही, पर निकल सकती है। विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण हो सकता है, स्वाभाविक सी बात है। किशोर बालकों के दाढ़ी मूछ निकल आते हैं, उनके कंधे चौड़े हो जाते हैं, शरीर पुष्ट हो जाता है, और उनकी जो स्वर यंत्र यानी लैरिंग्स परिपक्व हो जाते हैं, जिसके कारण बालकों की आवाज में भारीपन आ जाता है। इस उम्र के लड़के जब बातें करते हैं तो सुनना बहुत अच्छा नहीं लगता, आवाज उनकी कर्णप्रिय नहीं होती है, पर लड़कियों की आवाज बहुत मीठी हो जाती है। इस उम्र की लड़कियां जब बातें करती हैं तो उनकी आवाज बड़ी मीठी लगती है। लड़कियों के पेल्विक रीजन
यानी कि कमर का हिस्सा चौड़ा हो जाता है। बालिकाओं के मेमोरी ग्लैंड्स फंक्शनल हो जाते हैं और बालिकाओं के स्तनों में उभार आने लगता है। किशोरावस्था की बालिकाओं में मासिक चक्र की शुरुआत हो जाती है और यह मासिक चक्र लगभग 28वें दिन फिर से शुरू हो जाती है, जब तक निषेचन की प्रक्रिया नहीं होती है। प्रत्येक माह के 28वें दिन रिपीट होता रहता है। किशोर बालकों के वृषण में नर युग्मक यानी शुक्राणु का निर्माण होना शुरू हो जाता है। नर मैथुन अंग यानी शिश्न, जिसे पेनिस कहते हैं, उसके आकार में वृद्धि होने लगती है। बच्चों, एग्जाम्स में अक्सर क्वेश्चन यह पूछा जाता है कि नर का मैथुन अंग यानी कॉपुलेटरी ऑर्गन कौन सा है, तो नर का मैथुन अंग पेनिस यानी कि शिश्न कहलाता है। और इस शिश्न का आकार कभी कभी मानसिक भावनाओं के प्रभाव से शिश्न के आकार में सामान्य से ज्यादा अस्थायी वृद्धि तथा कठोरता आने लगती है। यानी शिश्न के आकार पर मानसिक भावनाओं का बहुत प्रभाव पड़ता है। इसलिए कहा जाता है कि मानसिक भावनाओं पर कंट्रोल रखा जाए, क्योंकि बच्चों हमारी जो शारीरिक परिवर्तन है वह किसी न किसी हार्मोन के प्रभाव की वजह से होता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति किसी गलत काम को करता है तो उस गलत काम की सजा उस व्यक्ति विशेष को भुगतनी होती है, उस हार्मोन को नहीं। इसलिए अपनी मानसिक भावनाओं पर कंट्रोल जरूर रखना चाहिए। तो इस प्रकार से हम लोगों ने मनुष्य के प्रजनन तंत्र के बारे में बहुत कुछ जान लिया है और भी जानना बाकी है। दूसरे वीडियो में उसकी स्टडी जरूर करेंगे। बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स यानी नर जननांग के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ो लिखो और लक्ष्य की प्राप्ति तक मत रुको। जय हिंद।